देख रहे हैं भारत की बात और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से। इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में पर्यवेक्षक तय किए जाएंगे। पर्यवेक्षकों को चुनावी राज्यों में भेजा जाएगा। चुनावी राज्यों में सीएम पर मंथन भी करेंगे पर्यवेक्षक। प्रधानमंत्री मोदी भी की मौजूदगी में यह बैठक चल रही है। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। नीरज जी। नीरज। रोहित, मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पर हूं ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी का, जहां पर मैं खड़ा हूं रोहित, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कार्यालय और ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में ही, इसी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। उसमें सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य मौजूद हैं। जो सदस्य नहीं है इस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड के, उनको कहा गया है कि आप जो है ऑनलाइन जुड़िए, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी राय ली जाएगी। और इस बैठक में अभी जो बैठक चल रही है, इसमें चारों राज्यों के लिए, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती है और जिन तेलंगाना में जहां उनके 8 विधायक हैं, चूंकि उनका नेता चुनना है सदन का, इसलिए चारों राज्यों के लिए ऑब्जर्वर तय किए जाएंगे। जो ऑब्जर्वर तय करने के बाद उनको रात में ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और हो सकता है कल सुबह या दोपहर तक वो ऑब्जर्वर उन राज्यों के लिए रवाना हो जाएंगे जहां पर विधायक दल की बैठक होगी। सारी वो प्रक्रियाएं होगी जिनमें मुख्यमंत्री तय करने में जो यूज की जाती है, यानी कि विधायकों की बैठक में नाम का प्रस्ताव, सेंटर का निर्देश, सेंटर की तरफ से जो बताया जाएगा वो, और जो विधायकों की राय होगी वो, दोनों चीजों को बताया जाएगा। केंद्र के साथ और राज्य के संवाद के रूप में ऑब्जर्वर काम करेंगे और उसके बाद तय हो जाएगा कि उन राज्यों का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक इस समय भारतीय जनता पार्टी के विस्तार कार्यालय में चल रही है। जी रोहित। ये तय माना जाए कि इस बैठक के तुरंत बाद जो पर्यवेक्षक हैं उनके नाम सामने आ जाएंगे और जो अमूमन जो प्रक्रिया रहती है कि पर्यवेक्षक जैसे नियुक्त होते हैं तो वो अगले दिन अपने अपने राज्यों में रवाना हो जाते हैं। विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल का नेता चुना जाता है। जी बिल्कुल रोहित, बिल्कुल मान लीजिए आप कि पर्यवेक्षक तय भी हो जाएंगे। ये जरूर है कि हो सकता है नाम सामने ना लाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है पर्यवेक्षक तय तो कर दिए जाते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके नाम घोषित नहीं करती। वो हम अपने बाद में सोर्सेस से आप कह सकते हैं या अपने संपर्कों के माध्यम से वो हम पता कर लेते हैं। अभी देर रात तक ये प्रक्रिया चलेगी भी, लेकिन ये जरूर है कि जो प्रक्रिया है ऑब्जर्वर तय करने की वो अभी कर ली जाएगी। आज रात में ही वो तय हो जाएंगे। अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है कि एवरी डे इज नॉट संडे, मतलब यह कि हर दिन आपका नहीं होता। लेकिन आज का दिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नाम रहा। देश के 3 राज्यों में बीजेपी ने जिस तरह से बम्पर जीत हासिल की, उसने सारे सियासी पंडितों के दावों को ध्वस्त कर दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजे इसलिए खास हैं कि इस बार बीजेपी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजों ने कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। अतुलनीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये जश्न उस जीत का है जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर बार मुमकिन है, बार बार मुमकिन है। ये खुशी उस प्रण के पूरा होने की है जिसके लिए कमल रूपी पताका थामने वाले हाथ जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। जानते थे जीत होगी, लेकिन ऐसी होगी सोचा ना था। सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, सारे अनुमान हवा हो गए, सारे रिकॉर्ड धराशायी हो गए, विरोधियों के दावे हवा हवाई हो गए। जयपुर से लेकर
रायपुर और भोपाल तक 2028 तक की गद्दी पर कमल का ठप्पा और पक्का हो गया है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो चेहरा जिसके आगे विरोधियों की राजनीति का हर चेहरा चुनावी शिकस्त के बाद मायूसी का दौर लिए हुए है, जिस चेहरे के आगे कई दिग्गजों की सियासत के वजूद पर संकट आ चुका है, जिनमें पहला नाम है असदुद्दीन ओवैसी। अल्लाह मेरे मुंह में भी जबान दिया है, मेरी जबान जब चलती है तो तुम्हारे खानदान, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी पार्टी मेरी जबान के सामने खड़े नहीं हो सकते। तुम 3 लड़ना, 2 लड़ेंगे तो फिर हम पे तकलीफ देंगे। राहुल, मामू और मोदी, ये तीनों लड़ना तो हम भी देखेंगे। एक दुकान खोल के बैठे नेशनलिस्ट कौन है, एक दुकान खोल के बैठे सेकुलर कौन है। अरे कब तक हम नाइंसाफी की जिंदगी गुजारेंगे? ख्वाब देखना शुरू करो, उन ख्वाबों को आप और हम मिलकर पूरा करेंगे। बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े दावे किए थे। इन्हीं तकदीरों के सहारे ओवैसी पुराने हैदराबाद की चौहद्दी से निकलकर नेशनल लीडर बनने की ख्वाहिश पाले हुए थे, लेकिन इस दफा अपने ही किले में सेंध लग गई। तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 7 सीटों पर ही AIMIM को जीत हासिल हो पाई। इससे पहले भी ओवैसी की पार्टी 7 सीटों पर चुनाव जीती थी। तेलंगाना AIMIM का गृह राज्य है। पुराने हैदराबाद में इसका काफी दबदबा है। पुराने हैदराबाद से ही निकलकर ओवैसी खानदान की सियासत परवान चढ़ती रही, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद कड़ा रहा। एक दौर में बम्पर वोट से जीतने वाली AIMIM के कैंडिडेट आखिरी वक्त तक फिक्रमंद रहे। नतीजे आने के बाद से ही हैदराबाद की सीटों पर ओवैसी की पार्टी पीछे चलती रही, लेकिन फाइनल रिजल्ट आते आते AIMIM के लिए राहत की खबर आई। ऐसे में सवाल ये है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी का सियासी किला ढह रहा है? क्या पुराने हैदराबाद में AIMIM की पॉपुलैरिटी कम हो रही है? क्या हैदराबाद के मुसलमान ओवैसी की पार्टी से अलग विकल्प तलाश रहे हैं? ओवैसी की पार्टी ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है, उनमें से 4 पुराने हैदराबाद में ही आती हैं। यानी असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अपने पारंपरिक गढ़ में ही सीटें जीतने में कामयाब रहे, वो भी तब जब ओवैसी ने पूरे प्रचार के दौरान विरोधियों पर हमले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दुश्मनी एक ही है मोदी को और राहुल को कि कभी भी मुस्लिम अक़लियत का लीडर नहीं बनना, सियासी लीडर। इनको लीडर पसंद नहीं, इनको गुलाम चाहिए, इनको जमीर फरोश चाहिए। ये कभी नहीं बर्दाश्त करते, ना मोदी ना राहुल। जब मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप की बात मजलिस करती है तो दोनों बोलते क्या एक पार्टीशन काफी नहीं था? कांग्रेस गुलाम बनाना चाहती और मोदी तो खैर भारत की सियासत से मुस्लिम अक़लियत को गायब कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी विरोधियों पर तीखे हमले तो करते ही हैं, कौम का एक मुश्त रहनुमाई का दावा भी करते हैं। लेकिन हैदराबाद के मुसलमान खुद ओवैसी से कैसे किनारा करते नजर आए, इसी से समझा जा सकता है कि तेलंगाना में मुसलमानों की बड़ी संस्था ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चुनाव से 8 दिन पहले कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया। एक और मुस्लिम संगठन जमाते इस्लामी तेलंगाना ने 69 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट को सपोर्ट दिया। यानी हैदराबाद के जिन मुसलमान वोटरों के सहारे ओवैसी खानदान दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने का दम भरता था, उन्हीं वोटर ने असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा नहीं किया, वो भी तब
जब पुराने हैदराबाद की राजनीति पर करीब 8 दशकों से ओवैसी खानदान का एक छत्र राज रहा है। 1928 में नवाब महमूद नवाज खान ने मजलिस स्थापना की थी। 1948 तक उनके पास मजलिस की बागडोर रही। पिछले 5 दशक से ज्यादा वक्त से ओवैसी परिवार ही मजलिस को चला रहा है। 1957 में मजलिस को राजनीतिक पार्टी के तौर पर बहाल किया गया। 1984 से लगातार हैदराबाद लोकसभा सीट ओवैसी परिवार के ही सदस्य जीतते आए हैं। पुराने हैदराबाद की चार मीनार विधानसभा सीट पर भी 1989 से AIMIM का कब्जा रहा है। इस बार भी इस सीट पर ओवैसी की पार्टी जीती है। पिछले कुछ सालों के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर अपनी सियासत को पंख देने की कोशिश की, लेकिन तेलंगाना के नतीजों से साफ हो गया है कि मौजूदा दौर में वोटर का मिजाज बदल रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं ओवैसी खानदान के सियासी वजूद पर सवाल तो उठते ही हैं।